हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे की बातें करते हैं। हमने एग्जाम्पल नंबर 21 तक कर लिए थे। अब एग्जाम्पल नंबर 22 से आगे की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए छोड़े थे क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट अलग है। क्या है समझना पड़ेगा। अगर तुमने वीडियोस नहीं देखे हैं, पहली बार चैनल पे आए हो, तो एक बार चैनल को चेक कर लो, क्या पता तुम्हारे काम का हो। और किसी दोस्त ने भेजा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा शुभचिंतक है जिसने तुम्हारे को भेजा है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 22 में क्या कर रहा है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टू डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा सर, टू डिजिट का मतलब क्या है। टू डिजिट में सर अगर कोई भी नंबर होता है उसकी टेंस डिजिट होती है और वंस डिजिट होती है। उसके अकॉर्डिंग हमें टेंस डिजिट लेट करनी होती है, वंस डिजिट लेट करनी होती है, तब जाके हमारा नंबर बनता है लाइक 10x+y। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को ये समझ में जरूर आया होगा। नाउ हमने इसने हमें कहा कि टू डिजिट नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। तो हमने कहा ये वाली टू डिजिट कौन सी लेट करवा दी सर आपने। मैंने कहा ये वाली बात तुम्हारे चैप्टर नंबर 4 की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ पे वो कह रहा है कि टू डिजिट के कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल। मैंने कहा टू डिजिट मेरा सबसे पहला नंबर आता है 10 और सबसे लास्ट आता है 99। अगर दोनों में मैं 7 का डिवाइड करके देखूं तो पहले नंबर में मैंने देखा कि 10 में 7 का डिवाइड करने पे तो 7 का डिवाइड नहीं जा रहा। इसका मतलब 10 के आगे जाना पड़ेगा, तो ओब्वियसली तुम्हें पता है 14 है, उसके बाद 21 है। बट मैंने लास्ट में डिवाइड करके देखा 99 में 7 का, तो क्या हुआ, रिमाइंडर 1 आया। इस वन रिमाइंडर ने मुझे बताया कि भाई एक ज़्यादा है, बोले एक कम कर दे। तो मैंने कहा एक कम कैसे करूं। तो उसने कहा एक कम करने का तरीका एक ही है कि 99 में से एक कम कर ले, 98 आएगा, जो 98 14 टाइम डिवाइड होगा। तो मैंने कहा दीज आर माई नंबर्स 14 टू 98, और सब में कॉमन डिफरेंस 7 होगा। तो डी की वैल्यू 7 हो गई, फर्स्ट टर्म 14 हो गई, क्योंकि इसने सब में कॉमन डिफरेंस सेम आते ही तो एपी बना ही लेगा। तो इसने क्या बना ली, एपी बना ली। अब एपी बनाते ही हमारे को पता चल गया ए एन। ए एन से हमने निकाला एन। तो उसने हाउ मैनी नंबर्स ही पूछा था, एन पूछा, हमने सोल्व किया तो एन आ गया। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 23, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500। थोड़ी देर पहले इसने कहा था कि टू डिजिट नंबर्स होने चाहिए, अभी कोई दो नंबर रैंडम दे रहा है उनके बीच में पूछ रहा है। तो तुमने लिखा 50 से लेके 500 तक इतने सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट उनमें से हमें 7 से डिविजिबल ही पता करना है। तो मैंने पहले 50 में 7 का डिवाइड करके देखा, तो मुझे पता चला कि एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। बट मुझे तो एक ज़्यादा नहीं चाहिए, और भी ज़्यादा चाहिए। कितने ज़्यादा चाहिए, 6 की कमी है। भाई डिवाइड होता तो 7 चाहिए ना टोटल, बट इसमें तो एक ही ज़्यादा है, मतलब 6 ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा इसलिए क्योंकि 50 से बड़ा नंबर आ जाए। एक ज़्यादा है, कम करूंगा तो 49 हो जाएगा, तो 50 से कम हो जाएगा, और क्वेश्चन मुझे बिटवीन बोल रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि 56 है। इस तरीके से लास्ट में हमने 500 में डिवाइड किया, तो हमें पता चला 3 ज़्यादा है। तो हमने कहा 500 से आगे तो हम जा नहीं सकते, उसने मना कर रखा है, तो हम आ गए वापस पीछे। पीछे आए तो 3, पीछे आने से क्या हुआ, 497। तो यहाँ पे वापस से हमारे पास एक एपी बन गई, दिख रहा है आपको। इस एपी में हमारे पास ए था, डी था, तो हमने ए एन भी था हमारे पास, तो हमने एन पता कर लिया। उम्मीद करता हूँ एन तुम्हें पता करना आता होगा। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर, दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हमने कहा एक एपी 1 है और एक एपी 2 है, बट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन दीज एपी इज 3, मतलब ए पता रखा है, एंड दैट ऑफ अदर इज 8, मतलब एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 3 है, दूसरी एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 8 है। तो मैंने कहा ए एन बी एन, ए और डी मेरे पास है, बी और डी। बी और डी क्या थे, ए तो था फर्स्ट टर्म, दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म था बी, क्या था, बी। डी दोनों में सेम है, बोले ये क्यों। मैंने कहा उसने खुद ने कहा कि कॉमन डिफरेंस सेम है। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, देखो तो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ तुम्हें। डी यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस है। फिर मुझे उसने कहा कि ए और फर्स्ट टर्म तुम्हें बता रहा हूँ, तो फर्स्ट टर्म ए हो गई और दूसरे की फर्स्ट टर्म बी हो गई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, 10th टर्म एंड 30th टर्म। तो मैंने कहा देखो, अगर मैं दोनों के अंदर nth टर्म में डिफरेंस निकालूं तो ऑब्वियसली मैं बाकी टर्म्स में भी निकाल सकता हूं। तो मैंने कहा देखो, ए एन माइनस बी एन कर लेते हैं। ए एन फर्स्ट एपी की nth टर्म है, बी एन सेकेंड टर्म की nth टर्म है, और दोनों में मोड लगा दिया ताकि नंबर मेरे पास क्या है, प्लस का आ जाए। ठीक है। अब मैंने देखा यहाँ पे यार कि ए एन कितना है, तो ए एन की वैल्यू पुट कर ली, यहाँ पे कैलकुलेट किया, फिर बी एन कैलकुलेट किया, दोनों को सोल्व किया तो वैल्यू आई -5। कितनी आई, -5। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, समझा देता हूँ दोबारा से। तो यहाँ से हमारे को क्या पता चला कि सर वैसे तो -5 आई है, बट हमने मोड क्यों लगाया। मोड इसलिए लगाया कि हमें ये थोड़ा ना पता है कि ए एन बड़ा है कि बी एन बड़ा है। ठीक है, बट ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म बड़ी है तो कॉमन डिफरेंस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा बड़ा ही रहने वाला है। तो हमने कहा ठीक है, हमने मोड हटाया तो हमारे को पता चला -5। अब इसका मतलब क्या है, अगर ए एन बी एन
ए एन में से बी एन माइनस कर रहे हो, -5 आया, तो चाहे आप कोई भी टर्म निकाल के देख लो, सबका डिफरेंस क्या आएगा, -5 ही आएगा, क्योंकि -5 ना तो ए पे डिपेंड है ना ही डी पे डिपेंड है। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आ रहा होगा तुम्हारे को। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था कि कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे तो हमें क्या करना है, हमें जो आता है वही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 25। इसमें क्या कह रहा है, ए सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट का ऑब्वियसली तुम कहोगे सर एपी जरूर बनाएगा, मैंने कहा देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, फाइंड द इंटरेस्ट एंड एंड ऑफ 30 ईयर, मतलब अगर एपी बन रहा है तो 30 निकालना था आपको, सिंपल सी। आपने सिंपल सी फॉर्मूला लगाया एसआई का, आफ्टर 1 ईयर निकाला तो सिंपली 80 आया, सेकेंड ईयर निकाला 160 आया, थर्ड ईयर निकाला 240 आया। तो तुमने देखा कि यहाँ पे एक एपी बन रहा है, फर्स्ट टर्म 80 है और कॉमन डिफरेंस भी 80 है। तो आपने देखा कि ठीक है काम हो रहा है अपना, तो हमने एपी मिलते ही हमने A30 निकाल दिया। अब A30 कैसे निकाला, एक तो तरीका था मेरा, ठीक है, और एक मेरे को पता था कि हर साल 80 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 30 साल तक 80 रुपये ही बढ़ेंगे, हर साल 80 रुपीज़ बढ़ रहे हैं। तो मैंने 30 से 80 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने तुम्हें प्रॉपरली सोल्व करके भी दिखाया था। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आंसर समझ में ज़रूर आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 26। इन ए फ्लोर बेड देर आर 23 रोज प्लांट्स, in the first row 21 is in second row, 19 in third row and so on। मतलब फर्स्ट रो में कितने हैं 23, तो मैंने ए को ले लिया 23, सेकेंड रो में 21, फिर 19, ऐसे करते करते देर आर 5 प्लांट्स इन द लास्ट रो, तो लास्ट रो में कितने हैं 5। तो एक एपी बना दी इसने, हाउ मेनी रोज आर इन द फ्लोर बेड। तो आप देख रहे हो हर बार एक नंबर डिक्रीज हो रहा है, 2 2 2 हर बार, तो इसका मतलब लास्ट में 5 आया है। ये इसकी कौन सी एपी है, डिक्रीजिंग एपी है। तो आपने कहा ए मेरे पास 23 है, डी मैंने पता किया, ए एन मुझे पता है, तो इसकी हेल्प से मैं एन निकाल लेता हूँ कि कौन सी रो में जाके 5 रोज बचे थे। ठीक है, क्लियर हो पाया है। चलो नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 27। सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट ए एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। सुबह को क्या हुआ, सुबह राव थी, वो 1995 में अपनी जॉब स्टार्ट करती है, तो उसको 5,000 रुपये मिलते हैं। रिसीव ए 200 रिसीव्ड ए ₹200 रेज एवरी ईयर, हर साल उसके 200 रुपये बढ़ रहे हैं। तो हमने कहा दूसरी साल 5200 हो गए, 1995 से लेकर 1996 में 5002 हो गए। इन विच ईयर डिड हिज एनुअल सैलरी विल ₹7000। तो आपने कहा ये एक एपी बन रही है, फर्स्ट टर्म 5000 है, डी की वैल्यू 2000 है, तो हमने कहा लास्ट ए एन कितना है, बोले सर ए एन है 7000। तो मैंने इसको ए एन से एन की वैल्यू पता की 9 आई। तो 9 आने का मतलब क्या है सर, 9 आने का मतलब क्या है ये समझना है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब तो सीधा सा था कि 2003 आता। बट हमने कहा देखो सर, 200 n से यहाँ पे हमारे पास एक गलती हो गई थी, हाँ, n की वैल्यू आई थी 11, 9 नहीं आई थी, 11 आई थी। तो 11 आते ही हमारे को पता चला 2005 में उसकी सैलरी कितनी हो गई थी, 7000 हो गई थी। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई हुई है यहाँ पे, इसको सोल्व नहीं किया अपन ने, इसको सोल्व नहीं करना था यहाँ पे, यहाँ से सीधा यहाँ आ गए थे अपन। ठीक है, तो क्लियर हो पाया होगा। सैलरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, ध्यान देखना। Jasleen saved ₹5 in the first week of the year and then increased her weekly saving by ₹1.75। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। In what will her weekly saving is ₹20। ए दे रखा है, डी दे रखा है और ए एन दे रखा है, आपको एन की वैल्यू पता करनी है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो फिर, if the mth term of an AP is 1 by n, nth term be 1 by m, so that its m into nth term is 1। तो हमने कहा देखो mth टर्म 1 बाई एन है, तो ए एन से mth टर्म निकालते हैं। हमने ए और डी इस एपी का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म ले ली है। तो हमने 1/n=a+md - डी करके देखा। फिर हमने इसी एपी का nth टर्म निकाला, वो ही आया। हमने सोचा कि यार ए और डी की वैल्यू पता चल जाए, तो उसके लिए हमने दोनों इक्वेशंस को सोल्व किया। दोनों इक्वेशंस को सोल्व किया तो हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई और डी की वैल्यू भी आ गई। उसने कहा कि m इंटू nth ईयर, तो हमने वापस से ए एम एन निकाला। ए एम एन निकालने के बाद देखो नीचे क्या हुआ, ए एम एन निकालने के बाद डायरेक्ट उसकी वैल्यू आ गई 1। क्लियर हो पा रहा है।
हमने mth टर्म की हेल्प से और nth टर्म की हेल्प से, जो सेम क्वेश्चन था कि फिफ्थ टर्म हो, सेवंथ टर्म हो और तुमसे कोई और टर्म पूछ रहा है तो तुम क्या करते हो, वही काम मैंने यहाँ किया, कुछ अलग नहीं करना अपने को। ठीक है, क्लियर हो पाया? नेक्स्ट देखो फिर, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज q एंड qth टर्म ऑफ एपी इज दिस, nth टर्म इज दिस, तो सेम वही क्वेश्चन है। pth टर्म आपको दे रखी है, qth टर्म आपको दे रखी है, दोनों को सोल्व करो, a और d की वैल्यू निकालो, फिर nth टर्म निकालो और उसमें वैल्यू पुट कर दो a और d की, तो आपका आंसर यही आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है आपके, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था, बोले सर थोड़ा आराम से पढ़ाओ, तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से बता रहा हूँ तुम्हें। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, तो मैंने कहा mth टर्म को m टाइम करके nth टर्म के n टाइम के इक्वल कर देते हैं। फिर हमने कुछ यहाँ पे कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशंस में थोड़ी सी कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो इसके लिए मैंने थोड़ा आराम से समझाया, लिखा हुआ भी प्रॉपर वे से है। फिर हमने देखा कि सर इसको सोल्व करने के बाद उसने हमसे m प्लस nth टर्म पूछा था, वो जीरो है क्या? तो मैंने कहा देखो, इस m माइनस एन को तो जीरो की डिवाइड में भेज दो तो ये बचता है, और ये बचता है तो इसको आप बोल सकते हो क्या, कि सर ये m प्लस nth टर्म है। क्या है? m प्लस nth। बोले कैसे? मैंने कहा m प्लस nth टर्म अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो m प्लस n माइनस वन इंटू डी तो करोगे? बोले हाँ। क्या वैसा ही लिखा हुआ है? a प्लस में होगा फर्स्ट टर्म इंटू वन टाइम कम nth टर्म, जो भी टर्म आप कैलकुलेट कर रहे हो उससे वन टाइम कम डी ऐड करते हैं ना, वही बात है यहाँ पे। तो समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे लास्ट में तो। इफ pth एंड qth टर्म ऑफ एन एपी आर abc रेस्पेक्टिवली देन सो दैट, तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, आप उम्मीद कर पा रहे हैं, देखा होगा अगर वीडियो आपने, तो कैलकुलेशन के लिए हमारे को थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ी। हमने ए क्यू और आर की जगह वैल्यूज पुट करके देखा, फिर हमने इसको सोल्व किया, देखो ए पी निकाला, ए क्यू निकाला, ए आर निकाला, ए बी सी की वैल्यू आई, वो हमने यहाँ पुट की, थोड़ी सी तकलीफ हुई अपने को, थोड़ा सा दर्द हुआ, थोड़ा सा प्यार हुआ, फिर हमारे को कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन होते हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया था जीरो के इक्वल। इसी का सेकंड पार्ट भाई साहब यही था कि ए माइनस बी इंटू आर, बी माइनस सी इंटू पी, सी माइनस ए इंटू क्यू। तो हमने वापस से वैल्यूज पुट की थी, थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से वैल्यूज पुट की थी, डायरेक्ट नहीं की थी, समझाने के लिए कि अलग अलग पार्ट्स को सोल्व कर लेते हैं ताकि एक साथ बर्डन नहीं लगे तुम्हारे को, कि ऐसा नहीं होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो कैसे होगा सर। तो मैंने इसको थोड़ा पार्ट्स में लेके, टुकड़ों टुकड़ों में लेके मैंने इसको सोल्व किया था। ओके, तो एक बार जिसको जहाँ पे भी दिक्कत हो प्लीज़ वहाँ पे जाके वीडियो देख ले, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, पूरी प्लेलिस्ट तैयार बैठी है आपके लिए ना। एग्जाम्पल नंबर 33, इन विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब दिक्कत ये आती है सर फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब क्या होता है? बोले सर फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब सिंपल सा है कि n की वैल्यू पता कर लो। हमने फर्स्ट नेगेटिव टर्म माना कि जीरो से बड़ी है या जीरो से छोटी है, बताओ क्या मानोगे? आप मानोगे लेस देन जीरो है। तो मैंने लेस देन जीरो का कॉन्सेप्ट लगाया, ए मेरे को पता था, डी मेरे को पता चला, लेस देन जीरो का कॉन्सेप्ट लगा के मैंने इसको सोल्व करके देखा, तो एन की वैल्यू ग्रेटर देन 83/3 आई, जिसको मैंने सोल्व किया तो 23 होल 2/3 आई। इसका मतलब 27 होल 2/3 आने का मतलब है कि 27 से बड़ी है, तो ऑब्वियसली कौन सी आ गई? 28 आ गई थी। क्या आ गई थी? 28। तो यहाँ पे कुछ मैंने तुम्हें कैलकुलेशन की होगी, सिंपल सी बात है समझाने के लिए। तो देखो यहाँ पे साइन के ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने समझाया था, जो आपके लगभग फोर्थ चैप्टर में भी कहीं ना कहीं काम आया था, कि कब ट्रांसफर करने पे साइन चेंज होता है, कब नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल, 34th वाला एग्जाम्पल। टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर मिलियंस टर्म। तो हमने एक एपी लिखी जिसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिया, फिर दूसरी एपी ली उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिया, उसके अंदर हमने ए एन और बी एन कैलकुलेट किया, फिर उन दोनों का डिफरेंस किया कि कोई भी टर्म के बीच में डिफरेंस क्या है। तो उसने कहा हमारा आया था ए माइनस बी, ठीक है ना, ए एन माइनस बी एन कितना आया? ए माइनस बी, जिसकी वैल्यू कितनी थी? ये वाली। फिर हमने कहा यार अगर nth टर्म में ये डिफरेंस है तो मिलियंस टर्म में भी सेम ही डिफरेंस रहने वाला है, ए एम माइनस बी एम, एम का मतलब मिलियन है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.4 के। नाउ हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.4। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी नज़रों के सामने, एक्सरसाइज 5.4 का। फाइंड टेंथ टर्म ऑफ एन एपी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से आता होगा भाई, ए और डी पता हो, ए एन निकाल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली 18th टर्म, बस कंफ्यूजन क्या होगा सर, ए और डी निकालते वक्त कोई कंफ्यूजन हो सकता है, कैलकुलेशन में हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है, तो बस ध्यान रखना
3√2 में से -√2 करोगे तो 2√2 बचेगा। 3x में से x माइनस करते हो तो क्या बचता है, वही यहाँ बचेगा। नेक्स्ट इसका पार्ट, एम nth टर्म पता करो इस एपी की। तो सिंपल सा, ये बड़ा खतरनाक है। nth टर्म बनाया। nth टर्म हमेशा किसी भी एपी की अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसी की n पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, n पे डिपेंड करेगा। मेरे साथ बोलना, किस पे, n पे डिपेंड करेगा। नाउ 10th टर्म पता करनी है, डिक्रीजिंग एपी है या इंक्रीजिंग है, आप सोच सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ इंक्रीजिंग है, 0 से 35 हो रहा है 10 से, तो इंक्रीजिंग एपी है। कर लोगे यार, इतने तो समझदार हो गए। नाउ 8th टर्म पता करनी है, उम्मीद कर रहा हूँ कर सकते हैं मेरे बेटे, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ए पता है, डी पता है, A8 पता कर सकते हो। 11th टर्म पता कर सकते हैं, डेसिमल में है, कन्फ्यूज़न के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे हाथ चुटकियों के हाथ है, मतलब चुटकियों के सवाल है यार अब तो ये। नाउ 9th टर्म फ्रैक्शन में दे के कंफ्यूज करना चाहता है, नहीं होंगे हम कंफ्यूज, फ्रैक्शन में दे दे, किधर भी दे दे अपने को अब तो कर सकते हो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की नज़र, इन विच टर्म ऑफ एपी इज 248। तो हमने कहा nth टर्म है, कौन सी टर्म है, nth टर्म है। तो हमने an दे रखा है अपने को, मान लिया, अज्यूम कर लिया, लेट ए दे रखा है, डी पता कर सकते हैं। हमने सोल्व करके देखा, एन की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं आई, डेसिमल नहीं आई, क्या आ गई, होल नंबर आ गई। तो ओबियसली 50th टर्म आ गई इसकी। नाउ विच टर्म ऑफ एपी जीरो, तो हमने कहा nth टर्म इज जीरो, इस एपी की nth टर्म क्या है, जीरो है। ए और डी हमारे पास थे, an हमारे पास था, an को बुलाया, उसने वैल्यू पुट की, काम हो गया। विच टर्म ऑफ एपी इज 254, फिर से हमने an को बोला, इधर ए को बताया कितना है, बोले ये रहा, डी कितना है, बोले ये रहा। मैंने कहा फॉर्मूले में जाके पुट हो जाओ और एन की वैल्यू निकाल के फटाफट दो, बोले 51। मैंने कहा वेरी गुड। विच टर्म ऑफ एपी इज 420, तो हमने फिर से कहा ए डी ए एन, आओ तीनों फॉर्मूले में पुट हो जाओ। फॉर्मूले में उन्होंने पुट होके देखा तो एन की वैल्यू आ गई 20 20 20 20। नाउ विच टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मैंने कहा ये थोड़ी देर पहले करके आए हैं हम एग्जाम्पल में, एन की वैल्यू लेस देन जीरो, ए एन की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो। तो हमने उसको सोल्व करके देखा देखा देखा, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 32 दिखाई, या बोल सकते हैं 31 होल 1/4 दिखाई, तो हम समझ गए 32 या तो 32 से बड़ी है या फिर 32 है। फिर आप चेक कर सकते हो इसको 32 को कैलकुलेट करके। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नाउ विच टर्म ऑफ एपी ई विल बी -82 इज -100 इज ऑल्सो एनी टर्म। तो हमने कहा देखो भाई सिंपल सी बात है, पहले 82 निकाल लेते हैं। तो हमने 82 निकाला, 82 हमारे पास आया। तो हमने कहा एन की वैल्यू बताओ, तो बोले 16 है। तो मैंने कहा क्या -100 भी हो सकती है, बोले वैल्यू पुट करके देख लो भाई, क्या दिक्कत है। तो -100 ए माइनस, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, मतलब डायरेक्ट करवा दिया मैंने, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो एन की वैल्यू क्या आई, 98/5। ये एक नेचुरल नंबर नहीं आई, मतलब -100 इस कैटेगरी में नहीं आता है, इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। ना इस 68 इज ए टर्म ऑफ एपी। तो हमने कहा बात तो वही है, क्यों कंफ्यूज कर रहा है हमारे को, पर ठीक है हम कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। 302 इस एपी की टर्म है, मैंने कहा कंफ्यूज क्यों कर रहा है, ए डी और ए एन दे के कंफ्यूज करना चाहता है, बोले नहीं। मैंने कहा ठीक है। इज -150 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी, तो हमने कहा सोल्व करके देखते हैं, नहीं है। बोले क्यों नहीं है, मैंने कहा डेसिमल में आ रही है, एन की वैल्यू किस में आ गई, डेसिमल में। बोले डेसिमल में आने पे नहीं होती क्या, मैंने कहा नहीं होती यार, टेबल में आना चाहिए, किसी पर्टिकुलर नंबर में होना चाहिए। बोले ठीक है भाई। नाउ हाउ मेनी टर्म्स आर इन दे पी, मतलब बोला ए देगा, डी देगा, ए एन देगा, एन निकाल के दे दो। मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे, बोले एन ही तो निकाल रहे थे। मैंने कहा हाँ वो तो निकाल तो रहे थे, बट वो टर्म के लिए पूछ रहा था, तुम लेट कर रहे थे, तुम्हें ए एन नहीं दिया था, तुम लेट कर रहे थे कि ये ए एन है। अब तुम्हें ए एन दे रहा है तो एन निकाल के दो उसको। बोले अच्छा अब क्यों एन की वैल्यू सही आएगी, मैंने कहा हाँ, कोई भी इस क्वेश्चन के कोई भी पार्ट में एन की वैल्यू गलत नहीं आएगी, मतलब होल नंबर आएगी या नेचुरल आएगी। तो फिर तुम्हें उसने कहा ये कुछ है इसमें करो, फिर इसमें कुछ है इसमें करो। तो हमने कहा कर लेते हैं यार, क्या तकलीफ है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, एन निकाल सकते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। नाउ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, तो हमने कहा ए 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, लास्ट टर्म 80 है, बताओ कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। मैंने कहा फोर्थ क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है, बोले इसमें लैंग्वेज है। तो बोले बच्चे सीख जाएंगे, मैंने कहा सीख गए ना। सिक्स एंड 17th टर्म ऑफ एन एपी आर दिस, फाइंड 40th टर्म। बोले ये क्या है, मैंने कहा सिक्स टर्म दे रखी है तेरे को, 17th टर्म दे रखी है, दोनों को सोल्व कर, ए और डी की फॉर्म में लिख लिख कर ए और डी की वैल्यू पता कर, इक्वेशन सोल्व करते हैं वैसे।
उससे क्या होगा, मैंने कहा उससे तेरे पास ए और डी आ जाएगा, तो तू A40 पता कर सकता है, ए एन की हेल्प ले ले, वहाँ पे एन की जगह 40 पुट कर ले। बोले वो इतना ईजी है, मैंने कहा हाँ इतना ईजी है। फिर 10th और 18th टर्म दे रखी हैं, 26 टर्म पूछ रहा है, बोले सेम क्वेश्चन नंबर 6 किया वैसे कर ले। मैंने कहा कर लिया, हो गया। नेक्स्ट, nth term of AP is same as the nth term of this AP, find n। तो मैंने कहा एक एपी ये रही, इस एपी की nth टर्म निकालो, इस एपी की nth टर्म निकालो, n की फॉर्म में आएगा, दोनों को इक्वल कर दे, n की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा बस, मैंने कहा या बस, क्या करना है, फर्स्ट एपी की nth टर्म निकाली, दूसरी एपी की nth टर्म निकाली, दोनों को बोला सेम है, तो मैंने कहा दोनों को इक्वल कर दे, n की वैल्यू आ जाएगी। और मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले भी कहा है, किसी भी एपी की nth टर्म निकालते हो वो n पे ही डिपेंड रहती है, उसके अंदर वेरिएबल n ही रहता है। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने कहा इसके लिए आपको या तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, या फिर इस एपी को उल्टा करके लिख लो, उससे काम चल जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, हम फॉर्मूला ही याद कर लेंगे, उससे ही काम चला लेंगे। तो उससे काम चलाने से अपना काम हो जाएगा। मैंने कहा हो जाएगा। तो इसमें 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट आप जरूर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एल का मतलब लास्ट टर्म है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस है, जो आगे से पता करना है, पीछे से नहीं करना है भाई, आगे से पता करना है। फॉर्मूले में ऑटोमेटिक माइनस की व्यवस्था कर रखी है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, नाउ इफ नाइन्थ टर्म ऑफ ए पी 0, प्रूव दैट 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। तो हमने कहा अगर नाइन्थ टर्म जीरो है, क्या है नाइन्थ टर्म मतलब a प्लस एच डी जीरो है, तो a की वैल्यू आ गई। ध्यान से देखना, उसने कहा कि 29th टर्म ओ डबल है 19th टर्म की। तो मैंने कहा इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, इससे फ्रैक्शन बना लो। हमने फ्रैक्शन बनाया A29/A19, ये रहा, ध्यान से देखना। फिर हमने कहा इसमें a की वैल्यू या d की वैल्यू जो हमने एक एक सिचुएशन इसने दी है उससे पुट कर लेते हैं, और हमने इसको सोल्व करना स्टार्ट किया। हमने बहुत सोल्व किया, तो a की वैल्यू 2 इसकी वैल्यू 2 आ गई इस फ्रैक्शन की। और वही तो क्वेश्चन कह रहा था भाई, क्वेश्चन ने थोड़ा घुमाया, हमने क्वेश्चन को घुमाया। कहा देख बात तो वही है, कान को चाहे ऐसे पकड़ चाहे ऐसे पकड़, पकड़ा तो कान ही जा रहा है भाई। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म। 10th टर्म है इस एपी की, वो 10 टाइम कर लो, और 15 टर्म को 15 टाइम कर लो, और दोनों इक्वल है। तो बताइए 25th टर्म एपी की जीरो होगी कि नहीं होगी। तो हमने कहा दोनों को इक्वल किया, सोल्व किया, तो लास्ट में एक ए और डी में इक्वेशन बनी, उसको हमने थोड़ा गौर से देखा, जूम करके देखा, वो A25th टर्म बन गई। क्या बन गई, A25th टर्म बन गई। ये क्वेश्चन भी बन सकता है 1 मार्क्स का, और इसको सोल्व करने का भी अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे पास 25th टर्म क्या आ गई, जीरो। तो ये काम हो गया खत्म। नेक्स्ट आए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। इन ए सर्टेन एपी 25th टर्म इज ट्वाइस द 10th टर्म। कि 24th टर्म ट्वाइस थी 10th टर्म की। हमने सोल्व किया, ए और डी में इक्वेशन बनी। फिर उसने कहा प्रूव दैट 72th टर्म इज द ट्वाइस द 34th टर्म। सेम क्वेश्चन नंबर जो थोड़ी देर पहले किया था, 10th या 9th जो भी किया था, उसी की तरह हमने एक पहले एक्सप्रेशन लिखा, उसको फ्रैक्शन बनाया, फ्रैक्शन बना के उसका एलएचएस पार्ट सोल्व किया, आरएचएस के इक्वल ले आए, काम तमाम कर दिया हमने। नेक्स्ट, 26th एंड 11th एंड लास्ट टर्म ऑफ एपीआर दिस फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे को A26 दे रखा था, A11 दे रखा था, AN दे रखा था। हमने सब की हेल्प ली, पहले A26 और A11 की ली, जिससे हमारे पास A और D आ गए। A और D के आने के बाद AN की हेल्प ली, जिससे हमारे पास N आ गया। देख लो भाई लास्ट में यहाँ पे ये क्या कर दिया, N आ गया 27। कितना आ गया, 27। ये थोड़ा अभी देखो कितना आया, 27। क्या किया फिर बता देता हूँ, जिस नंबर ऑफ टर्म्स को गिवन था उन दोनों को उठाया, उससे ए और डी निकाला, ए और डी आने के बाद ए एन को बुलाया, ए एन को बुला कर इसमें एन की वैल्यू पता कर ली। चुप बुलाकर चुपके से बुलाना, मतलब प्यार से, ठीक है ना। फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द ट्वाइस द थर्ड टर्म बाई 1। देखो सेवंथ टर्म क्या है, एक्सीड कर रही है, मतलब ज़्यादा है 1 किससे, 2 टाइम ऑफ थर्ड टर्म से, और फोर्थ टर्म है वो फर्स्ट टर्म की 3 टाइम। हमने इसको बहुत समझाया, तो बोला कि इससे तो निकालो ए की वैल्यू, इस ए की वैल्यू को इस वाले एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं पुट कर लो। बोले उससे क्या होगा, बोले उससे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। मैंने कहा आ गया क्या, बोले हाँ। पहले डी आया, डी आने के बाद ए आ गया।
बोले वेरी गुड। नेक्स्ट क्या हुआ, मैंने कहा 15 क्वेश्चन बोला, सेकेंड टर्म एंड एन टर्म ऑफ एपी हुज सिक्स टर्म इज 12 एंड एट्थ टर्म इज 22, फाइंड सेकेंड टर्म एंड nth टर्म। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए जो बातें पहले कुछ क्वेश्चनों में पीछे लिख रहा था उनको आगे लिख दिया। जिसकी सिक्स टर्म 12 है और एट्थ टर्म 22 है, तो हमने कहा A6 और A8 को सोल्व किया तो A और D आया, फिर तो हम कुछ भी पता कर सकते हैं AN की हेल्प से। तो A2 भी पता कर दिया और AN भी पता कर लिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टू डिजिट आर डिविजिबल बाई थ्री। सेम जहाँ से अपन ने आज की एक्सरसाइज स्टार्ट की वही हो गई। सर कितने टू डिजिट के नंबर, तो हमने कहा टू डिजिट के नंबर 10 से लेके 99 तक होते हैं। फिर हमने देखा 10 और 3 का डिवाइड करके तो हमारे को पता चला 12 में होता है। तो फर्स्ट टर्म 12 हो गई, लास्ट टर्म 99 है, ए भी दे रखा है, डी 3 होता है, ऑब्वियसली मल्टीपल्स है, ए एन भी दे रखा है, तो हमने एन की वैल्यू पता कर ली, कितनी आ गई थी 30। देखो मैं टाइम ज़्यादा इसलिए नहीं ले रहा हर एक बात को समझाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत आराम से समझाया है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आया हूँ मैं यहाँ पे ना। या कोई बच्चा ऐसा है जो टाइम कम है और फिर भी सोच रहा है यार आरडी के क्वेश्चन कहाँ से करूँ मैं जल्दी से, तो सर्च कीजिए अनुपसर मैथ्स, मिल जाएंगे हम वहाँ पे आपको घूमते फिरते। नाउ एन एपी कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म, एक एपी के पास 60 टर्म्स हैं। इफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 7 एंड 125, इसकी 32nd टर्म निकालो। तो हमने 60 टर्म को देखा, 60 टर्म 125, मतलब एन की वैल्यू 60 है और ए एन 125 है। तो ए एन कौन है? मैंने कहा ए एन 60 टर्म है, क्योंकि उसने ही कहा कि टोटल 60 है तो ए एन लास्ट वाली टर्म तो 60 होगी ना। बोले इससे क्या होगा, मैंने कहा डी और ए कोई ना कोई तो आएगा, दोनों को इक्वल करो। बोले ए तो दे रखा है, मैंने कहा डी आ गया। बोले डी आते ही A32 पता कर देंगे, मैंने कहा बड़े अच्छे से कर देंगे, ए हमें पता है, डी पता ही चल गया, कैलकुलेट हो गया। और एन क्वेश्चन बोलेगा 32 है तो मतलब 32 है एन की वैल्यू। ओके नेक्स्ट, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24। सेम क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फोर्थ और एट्थ टर्म दे दी, जोड़ कर दे दी, सब्ट्रैक्ट करके भी दे सकता था। बोले इससे क्या होगा, मैंने कहा इससे ए और डी में इक्वेशन बनेगी। एंड द सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म, बोले इससे क्या होगा, मैंने कहा इसको भी सोल्व कर, ए और डी में इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बनी थी, यहाँ पे ये इक्वेशन बनी, दोनों को बेचारों को सोल्व किया। सोल्व करने के बाद डी और ए आ गए हमारे पास, क्या आ गए, डी और ए। डी और ए आए तो इसने यही पूछा था, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 एंड द 100 टर्म इज -292। तो फर्स्ट टर्म पता है और 100 टर्म पता है, तो फर्स्ट टर्म और 100 टर्म की दोनों की जुगलबंदी करवाई। जुगलबंदी करवाने के बाद ए और डी में इक्वेशन बनी, क्योंकि ए तो दे रखा था, डी आ गया। डी आते ही तुमने फटाफट 50 का फॉर्मूला लगाया, A50 AN का फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन सोल्व कर दिया, एकदम चुपके से प्यार से, पता ही नहीं चलने दिया तुमने कब हो गया ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड A30 माइनस A20 फ्रॉम द एपी। आपके पास एक एपी है, उस एपी से आप ए पता करो, डी पता करो, और फिर A30 में से A20 माइनस करो। या तो आप डायरेक्ट कर लो तो भी वही आंसर आएगा, या फिर प्रॉपर वे से पहले A30 पता करो, A20 पता करो, फिर पता करो, आंसर हमेशा सेम आना है। ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा इसने कंफ्यूज करने के लिए वेरिएबल्स की फॉर्म में इक्वेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया, अल्जेब्रिक नहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया, फिर आपने उसको वापस से सोल्व किया। बोले सर डी की फॉर्म में आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, डी की वैल्यू डी है। आपने कहा ठीक है। जब भी आप टू टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे वो डी पे डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो अब,